हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल इज वेल। प्यारे बच्चों, एकदम सब बढ़िया। और आज ये जो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी है बहुत बढ़िया, क्योंकि खुशी की बात ये है कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन नहीं है। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं और नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फाइनल शॉर्ट में बेटा हम आज इस चैप्टर को फाइनली कवर अप करेंगे। चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट क्या होती है भाई। बचपन में हमने सभी ने मैग्नेट वाला गेम खेला है, चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, मैग्नेट से चीज़ों को अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, आयरन को, कॉइन्स को और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, बचपन में हमने मैग्नेट्स को, दोनों मैग्नेट्स को वो हवा में उछालते थे, ऊपर अट्रैक्ट हो जाती थी, है ना। तो वही मैग्नेट हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। देखो भाई, मैग्नेट क्या होती है। ऐसा डिवाइस, या फिर यूँ बोले कि ऐसा मैटर जो आयरन के पीसेस, स्टील के पीसेस, ठीक है ना, उनको क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्या करे भाई, अट्रैक्ट करे। उसको हम बोलते हैं बेटा मैग्नेट। बेसिकली ये जो मैग्नेट है, इसको कहेंगे बेटा बार मैग्नेट। रेक्टेंगुलर शेप की है, दो पोल्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, शेप हम चेंज कर सकते हैं, शेप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें भी दो पोल होंगे नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट एटसेट्रा। ठीक है, इन सब ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब ये बेटा जो मैग्नेट है, इसको कहेंगे ना हम लोग बार मैग्नेट, और दूसरा नाम है इसका परमानेंट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि जब ये मैग्नेट बनाई जाती है, तो बनाई जाने पर उसके बाद इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्टोर हो गई एक बार, है ना, वो परमानेंट सेट हो गई। हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ना ही डिक्रीज कर सकते, ना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। कि ये भाई जिस फोर्स से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ये लाइफ टाइम उसी फोर्स से पार्टिकल को अट्रैक्ट करती रहेगी। अब ऐसा कोई भाई फंडा नहीं है कि हम बाद में इसको बनाने के बाद इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, घटा और बढ़ा सकें। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई बार मैग्नेट क्या है, ऐसी मैग्नेट, ठीक है, जिसमें भाई दो पोल्स हैं। सभी मैग्नेट्स में दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। और प्रॉपर्टी क्या होगी कि अपोजिट पोल्स हमेशा बेटा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम दो मैग्नेट पास पास लेकर के आए, तो सपोज दैट ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, अगर हम इसी के जैसी एक मैग्नेट लेकर के आए और उसके सामने उसका अपोजिट पोल रखें, ठीक है, साउथ पोल के सामने अगर हम नॉर्थ पोल को प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर हम सेम पोल इन फ्रंट इनके सामने ले आए, साउथ पोल के सामने जैसा साउथ पोल, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। एज इट इज हम नॉर्थ पोल को लेकर के आए, तो ये भी एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, बेसिक सी प्रॉपर्टी मैग्नेट की कि अपोजिट पोल आर ऑलवेज अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, सेम पोल आर ऑलवेज रिपेल, दूर भागेंगे। नॉर्थ नॉर्थ दूर भागेंगे, साउथ साउथ दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे। समझ गए ना। चलो आगे बात करते हैं। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में एक मैग्नेट अपना फोर्स लगा रही है। ठीक है, उस फील्ड में जो भी अट्रैक्टिव पार्टिकल्स आ रहे हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है, उसके सराउंडिंग में हम उसको कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये बेटा मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के आसपास अट्रैक्ट होने वाले पार्टिकल्स, ठीक है, ये कॉइन्स हमने प्लेस किए हैं। और ये कॉइन्स देखो, यहां से भी ये कॉइन अट्रैक्ट हो रहा है, और इतनी डिस्टेंस से भी ये कॉइन अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो है ना, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट है। उस पर्टिकुलर फील्ड में ये मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट कर पा रही है, लगा पा रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है, कहां पर ज्यादा, कहां पर कम, ठीक है, फोर्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में होती नहीं है,
ठीक है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। बस हम मैग्नेट से लगने वाले जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कि मैग्नेटिक से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है चारों तरफ, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है, लग रहा है, कम है कि ज़्यादा है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट हमने अराइज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसको हम बेटा कहते हैं और दूसरे नाम से जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। द इमेजनरी लाइंस, ये क्या होती है, इमेजनरी लाइंस होती हैं विच रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैग्नेट है, ठीक है, फोर्स लगा रही है, अब इसके आसपास बहुत सारा जो है मैग्नेटिक फोर्स चारों तरफ से ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ये मैग्नेट। अब कहाँ पर फोर्स ज़्यादा और कहाँ पर कम होगा, तो हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लें। बेसिकली ऐसी लाइंस होती तो नहीं है, लेकिन हम उनको अगर ड्रॉ कर लें, ठीक है, अपने कन्वीनियंट के लिए, स्टडी पर्पज के लिए उनको हम ड्रॉ कर लें, तो वो लाइंस हमें बताएंगी कि भाई ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम पढ़ते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट को समझना है। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने कार्डबोर्ड लिया भाई, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के नीचे एक मैग्नेट को प्लेस किया, ठीक, और मैग्नेट को प्लेस करके ऊपर स्प्रिंकलर से, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड आउट किया इस कार्डबोर्ड पर, ठीक है। स्प्रेड आउट करने के बाद इस कार्डबोर्ड के एक खींच के लगाया स्लैब, ठीक है, थप थप आया, थप थप थप। अब आयरन की फिलिंग्स क्या होंगी भाई, पूरे कार्डबोर्ड में स्प्रेड आउट हो जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे फैलने लगेंगी। लेकिन होगा क्या, नीचे मैग्नेट लगी है, वो फोर्स लगा रही होगी आयरन फिलिंग्स पर। अब आयरन फिलिंग्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो इस मैग्नेट की पूरे कार्डबोर्ड पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में आयरन के पार्टिकल्स ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है ना। उस फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट अराइज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक। अब देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कैसी। ये जो बार मैग्नेट होगी ना, इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर ये जितने भी आयरन के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे इत्तू से, ये सब बेटा एक देखो पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, ठीक। कैसा पैटर्न आ रहा है, देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि इस तरह से, ठीक है, और नीचे भी ऐसा लग रहा है इस तरह से, ठीक है, इधर से ऐसे स्प्रेड हो रहा है, उधर से ऐसे स्प्रेड हो रहा है, तो एक भैया पर्टिकुलर पैटर्न आ गया। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, यही इमेजिनरी लाइंस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कुछ लाइंस बनेंगी यहाँ पर, एक ना लाइंस में सारे के सारे इतू से छोटे से पार्टिकल्स क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व लाइन भी हो सकती है, जिगजैग लाइन भी हो सकती है, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन सा हमें पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है किसका है, बार मैग्नेट का है, ठीक है। इस बार मैग्नेट का फोर्स है वो कहाँ पर वीक है और कहाँ पर स्ट्रांग है, अब हम देखेंगे और थोड़ा सा डीप जा करके कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी भाई क्या डायरेक्शन है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ठीक है, कहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास हैं, कहाँ पर एक दूसरे से दूर है, ठीक है, ये कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या है भाई। तो उसके लिए सबसे पहले भी समझो भाई मैग्नेटिक कंपास, ये भी एक मैग्नेट होता है। इसमें जो ये निडल है बेटा, ये भी मैग्नेट होती है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है, नॉर्थ पोल की तरफ अराइज है, ठीक, और ये साउथ पोल, ये पूरी की पूरी एक मैग्नेट है, ठीक, ये पूरी की पूरी एक मैग्नेट है। कंपास डिजाइन किया जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। जब हम कभी भी ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहां हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, तो हम वहां पर मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखो, बार मैग्नेट और बार मैग्नेट का भाई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमने समझ लिया कैसा होता है। अब निकालेंगे इसकी डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास को हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके आए। एज वी नो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो कंपास का नॉर्थ पोल उससे दूर जाएगा। कौन सा पोल अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। अब इस कंपास को हमें डिफरेंट पोजीशंस पर लेकर के जाना है, जिधर जिधर भैया इसकी निडल आपको लेके जाए उधर उधर चलते चले जाओ, और फाइनली ये निडल कहाँ पर अट्रैक्ट होगी, जाके इसके साउथ पोल में, ठीक है। तो ये देखो ये कर्व लाइन बन गई, ठीक, ये जो कर्व लाइन बन गई दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और कंपास की हेल्प से ये पता लगा हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस पैटर्न में थी,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो कुछ बेटा इस पैटर्न में थी। उनकी डायरेक्शन क्या थी कि नॉर्थ पोल से निकल रही थी और जा कहाँ रही थी, साउथ पोल में। ठीक है, एज इट इज नीचे भी नॉर्थ पोल से निकल रही थी, जा कहाँ रही थी, साउथ पोल में। जिधर जिधर कंपास की निडल आपको लेकर के जाए आप उधर उधर चलते चले जाना। ठीक, तो हमें ये पता लग गया भाई बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ जाती हैं, टर्मिनेट एज साउथ पोल। पहली प्रॉपर्टी पता लगी किसकी, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, इधर भी नीचे नॉर्थ पोल, कहाँ जा रही हैं, साउथ पोल पर। ठीक है, कहाँ जा रही हैं, साउथ पोल पर। तो जो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बेटा वो होगी नॉर्थ से साउथ। ठीक है, क्लियर बात। और मैग्नेट के अंदर बात करें तो ये देखो साउथ पोल में जा रही है, अंदर से स्ट्रेट इधर कहाँ गई, नॉर्थ में, कहाँ गई, नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में, और ये नॉर्थ से फिर से ओरिजिनेट होके साउथ पोल में जा रही है। तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ, पहली प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो दोनों एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास हैं, तो दोनों एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। और मिडिल पॉइंट पर बेटा, ठीक है, मिड में क्या होती हैं, सेपरेट आउट हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। इसका भी एक मीन्स निकल करके आता है। ठीक है, वो क्या कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं, डेंस हैं, वहां पर मैग्नेट स्ट्रांग फोर्स लगा रही है। ठीक है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। कोई भी पार्टिकल अगर यहां पर पोल्स पर आता है तो वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो क्लोजनेस का मतलब क्या हुआ भाई, स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स। और सेपरेशन जहां पर दूर दूर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसका मतलब होगा बेटा वीक इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 99% बेटा हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, अगर मान लो ये इंटरसेक्ट करती तो क्या होता। ठीक है, इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अगर दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हुए चली जाती तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक बहुत भाई साहब तगड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। और वो क्या, ठीक है, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि बिकॉज इफ दे डिड इट, ऐसा अगर होता तो वुड इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन हमें मिलेंगी, एक ये और एक ये, एट इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिनेट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्लियर करके समझाता हूं। अगर मैं यहां पर एक कंपास को ले लूं, ठीक है, एक मैं कंपास को रखूं और कंपास की निडल, मैंने कहा था ना जिधर जिधर भाई निडल जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ निडल इधर जाएगी, नॉर्थ निडल इधर जाएगी। अब भैया इंटरसेक्शन पॉइंट पर के आगे ये निडल किधर जाएगी, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। ठीक है ना, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, निडल सोच रही कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, दो डायरेक्शन। ठीक है, तो दो डायरेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट पर हो जाती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर ये मत समझो कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक, समझ गए ना। अभी देखो यही क्वेश्चन सेम एज इट इज सीबीएसई 2024 में पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर है बिकॉज इफ दे डिड, अगर वो इंटरसेक्ट कर दी एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन का एग्जिस्टेंस होता, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर हम लोग दे देंगे, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। ठीक है, देखो हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को देखा, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी को समझा। ठीक, अब
बार मैग्नेट में जो दोनों एंड पोल हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत से एक दूसरे के क्लोज होंगी, मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स, मिड में एक दूसरे के दूर होंगी मतलब वीक इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, मतलब ये क्या हो रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब एक भाई ऐसा रीजन बताओ, ऐसा पर्टिकुलर रीजन बताओ कि जहां पर मैग्नेटिक फोर्स कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। अगर मैं यहां पर हूं तब भी जितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूं वही मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं यहां पर आ जाऊं तब भी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करूं, ठीक है। मतलब अगर मैं इतने पर्टिकुलर रीजन में हूं तो किसी भी पॉइंट पर चला जाऊं मुझे एक ही जैसा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसको कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स। और उस पर्टिकुलर रीजन में हर जगह क्या होगी, एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इस पूरे के पूरे रीजन में एक जैसा मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो आगे बढ़ो। नेम द पोल्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट, ठीक है। देखो भाई पी क्यू, पी से क्या हो रहा है, लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ओरिजिनेट हो रही हैं। तो जब ओरिजिनेट होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक। और यहां पर क्या हो रही है बेटा, टर्मिनेट हो रही है। क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। इधर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा आपकी टर्मिनेट हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये जो एरो है काफी ज्यादा छोटा बना है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया दिखने में, ठीक है। तो एक पोल है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो नॉर्थ से निकलती हैं और ये घूम करके कहां पर आएंगी, साउथ पोल में, ठीक है। साउथ पोल में एंटर करेंगी, पूरा क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? क्लोज लूप बनाती हैं। ऐसा नहीं है निकली यहां से कहीं चली गई वापस लौट के ही नहीं आई, ऐसा नहीं होता। पूरा क्लोज लूप बना करके वापस से साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। तो जिस पोल पर एंटर करेंगी बेटा वो कौन सा होगा, साउथ पोल, ठीक है ना, समझ गए। अब ये देखो दूसरा डायग्राम, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर होती है भैया नॉर्थ से साउथ, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। तो आर वाला होगा साउथ और एस वाला होगा बेटा नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे। हाँ, अब आता है हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सीधा सा मतलब ये हुआ, बिल्कुल सिंपल सा समझो कि भैया जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और पार्टिकल्स पर क्या एक्सर्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स। सिंपली इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। सपोज दैट ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये बेटा अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, और पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात आई समझ में। अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, इन 1820, और एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। सबसे पहले सर्किट देखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और पास में रखा है एक भाई मैग्नेटिक कंपास, और इस मैग्नेटिक कंपास की निडल हमें बताती है नॉर्थ पोल है भैया, ठीक है, और ये साउथ पोल है। इसको बिल्कुल कंडक्टर के पास रखा, वायर के पास रखा, और अभी स्विच ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये कंपास की निडल बिल्कुल नॉर्मली अपने पोजीशन में आराम से बैठी थी। जैसे ही स्विच को बेटा क्लोज किया, यानी कि ऑन कंडीशन में, और करंट फ्लो किया, ठीक है, करंट क्या किया, फ्लो किया भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बेटा, ऑन द स्पॉट, उसी टाइम ये मैग्नेटिक निडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छी भली भाई सो रही थी, इसको आकर के किसने जगा दिया, करंट ने। अब भैया एक मैग्नेट के पोल को कौन रिपेल कर सकता है, कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है उसको, कौन छेड़ सकता है, एक दूसरी मैग्नेट,
है ना। या तो दूसरी अपोजिट पोल आएगा तो अट्रैक्ट होगी, दूसरा सेम पोल आएगा तो क्या होगा बेटा, रिपेल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है ये भी क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से ये कंपास की निडल क्या हो गई भाई, डिफ्लेक्ट हो गई। बात आई ना समझ में। फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखा गया। अब भी करंट ऊपर से नीचे है तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन उधर है। अब हम अगर करंट को नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कराएं, पोलैरिटी यहां पर बैटरी की चेंज कर दें, तब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज हुई। क्या है, नॉर्थ पोल अभी बेटा दूर जा रहा है, फिर बाद में क्या हुआ, नॉर्थ पोल पास आया। कैसा आया, नॉर्थ पोल पास आया। इट मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा वायर है एक मैग्नेट बन गया, है ना, एक मैग्नेट बन गया। और इसके पास भी भैया नॉर्थ पोल भी आ गया और साउथ पोल भी आ गया। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से पोलैरिटी वायर की क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। एक टाइम पर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा था तो वो इसको रिपेल कर रहा था, फिर जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो साउथ पोलैरिटी जनरेट हुई जो उस नॉर्थ पोल को क्या कर रही थी बेटा, अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है ना। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। डिस्कवर्ड किया था ऑरस्टेड ने, ठीक है, इन 1820। बात आई ना समझ में। चलो आगे, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर हम लेंगे, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर लेंगे और देखेंगे भाई वो किस टाइप की कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला कंडक्टर हमने लेना है स्ट्रेट वायर, ठीक है, और स्ट्रेट वायर लेना है। स्ट्रेट वायर में करंट को फ्लो कराना है। दो कंडीशन देखेंगे, एक बार करंट भैया नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरी बार करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो जब हमने नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कराई दी, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है भैया नीचे से ऊपर की तरफ और उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। पहली बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, उसका पैटर्न बेटा होगा कॉन्सेंट्रिक लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्रिएट होता है वो कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट वायर है, इसके सराउंडिंग में सर्कुलर लाइंस बनेंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेंट्रिक लाइंस, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डायरेक्शन है वो हम निकालेंगे टेकन आउट बाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल आए, ठीक है, और अपने राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे कि जो कॉन्सेंट्रिक लाइंस है वो तो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन क्या होगी उनकी, ठीक है। कोई भी चीज सर्कल में मूव कर रही है उसकी दो डायरेक्शन होगी, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, समझ गए ना। तो डायरेक्शन के लिए समझेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल सिंपल है, राइट हैंड, ठीक है, और ये थंब ठेंगा दिखा देना है ना। तो थंब को बेटा प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, थंब को बेटा प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ प्लेस करोगे, और जो आपकी ये फोर फिंगर होंगी, ठीक है, फोर फिंगर आप इधर की तरफ बेंड करोगे। सभी की फोर फिंगर इधर बेंड होती है, किसी की इधर तो बेंड नहीं होती, ठीक है, कोई भूत चुड़ैल तो नहीं है जिसकी इधर बेंड हो रही हो। वी आर नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन की फिंगर किधर बेंड होंगी, इधर अंदर की तरफ। तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो करंट ऊपर की तरफ है और फोर फिंगर बेटा इधर की तरफ बेंड हो रही है, ठीक। सपोज दैट ये वायर है, ठीक है, इस वायर में नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो फोर फिंगर जो है आपकी इधर की तरफ बेंड होंगी, थंब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब ये ऐसे बेंड होंगी, ऐसे बेंड होने का मतलब है, ठीक है, इस तरह से, समझ गए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, समझ गए। दूसरी बात, अब अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो थंब आप रखोगे नीचे की तरफ, फोर फिंगर उधर बेंड करोगे, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है, ऐसे वाली। बात आई समझ में। अब दोनों डायरेक्शन हम समझते हैं। देखो इसमें बेटा करंट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ था तो थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे, फोर फिंगर ऐसे बेंड होंगी, कैसे बेंड होंगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बेंड होंगी। तो करंट की जो डायरेक्शन है जब ऊपर की तरफ होगी अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेटा डायरेक्शन बनेंगी वो इधर की तरफ, ये इधर से घूम के इधर, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब बेटा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जब पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे कर रखा है तो करंट इधर नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो थंब आप करोगे नीचे की तरफ, फोर फिंगर आपकी उधर की तरफ बेंड होंगी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो एरो उधर इधर लगाओगे और इधर इस तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बिल्कुल घड़ी के जैसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
पैटर्न के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर करंट। अगर आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, पहला फैक्टर करंट, ठीक है, अगर आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। इसको क्या हो गया भाई, ठीक है, आई को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट को बेटा डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरी बात डिस्टेंस। ठीक है, ये जो वायर है, हम जितना इसके क्लोज होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, सपोज दैट हम अभी ए पॉइंट पर हैं, ए पोजीशन पर हैं, ठीक है, और हम कुछ टाइम के बाद चले गए बी पोजीशंस पर। वायर से दूर, जितना आप वायर से दूर जाओगे तो वो पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही वीक वहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगा, कम मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगी उस पॉइंट की तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर कम होगी। डिस्टेंस घटेगी, जितना आप क्लोज आओगे कंडक्टर के उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ गए ना। राइट हैंड थंब रूल, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, चलो आगे। क्वेश्चन बेटा 2024 में पूछा था। ठीक है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ पेपर ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कैरिंग करंट वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर हम देंगे इसका। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें बेटा करंट अपवर्ड है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगा। ठीक है, और डायरेक्शन लगा लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। थंब बेटा ऊपर की तरफ, फोर फिंगर इधर की तरफ ऐसे बेंड होंगी, है ना। इसको ऐसे हम लोग ना एग्जाम हॉल में बैठेंगे कैसे करेंगे, पेन को ऊपर की तरफ करना, थंब ऊपर की तरफ, और ये ऐसे इस तरह से। ठीक है ना, ये आ गया ना इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो ये एरो इधर और घूम के आ गए इधर, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज पूछा है कि ये जो वायर है एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, कार्डबोर्ड के सेंटर से फिक्स करके हमने इसको ऐसे प्लेस कर रखा है, तो एक कार्डबोर्ड बना देना अच्छा सा। ठीक है, बेसिकली तुम सब लोग हो ही अच्छे आर्टिस्ट। चलो आगे, नेक्स्ट सर्कुलर लूप। वायर को अब करेंगे बेटा सर्कल फॉर्म में, एक लूप बना लेंगे और उस लूप को यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड से दो होल से फिक्स करके नीचे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जो है वो पैटर्न कैसा होगा, तो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ ऐसा होता है, देखो सामने। ठीक है, लाइन है जो सर्कुलर, उसके पास में कंसंट्रिक लाइंस बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जितना हम इस वायर के सरकमफेरेंस से दूर होते जाएंगे तो वो लाइंस का कर्व धीरे धीरे स्ट्रेट होता चला जाएगा, और फिर से जब हम इधर वाले सरकमफेरेंस के पास आएंगे तो लाइंस कैसी होती चली जाएंगी, कंसंट्रिक होती चली जाएंगी। ठीक है, और इसकी भी डायरेक्शन बेटा हम राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे। सपोज दैट मान लो कि ये जो वायर का सरकमफेरेंस है उसका एक इतू सा छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लेते, वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, कैसा होगा, स्ट्रेट। अब करंट बैटरी के पॉजिटिव से बेटा इधर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और इधर करंट आ गया नीचे, थंब करना है नीचे, तो इस तरह से बेटा फोर फिंगर बेंड करोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक, समझ गए ना। इसको भी राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। पैटर्न देख लो, दिमाग में फिट कर लो, बिल्कुल एज इट इज ऐसा बना के चले आना है। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर्स। भाई सिंपल फैक्टर, करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। ठीक है, करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के, आज ये बेटा बोर्ड काफी दिक्कत कर रहा है, इसको ठंड लग गई है जाने क्या। ठीक, करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, समझते हैं बात को अभी। चलो ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो
फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कौन कौन से फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर बेटा करंट, करंट को आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, हाई करंट प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और आप करंट को डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, समझ गए ना। दूसरा सर्कुलर लूप के लिए रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ द लूप के मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इस लूप की आप रेडियस को इंक्रीज करोगे, सपोज दैट हम यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट पर हैं और इस सेंटर पॉइंट पर बेटा हम चेक करते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और अगर हम इस लूप की रेडियस क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, ठीक है। इस लूप की रेडियस क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो अब हम वायर के सरकमफेरेंस से और ज्यादा दूर हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रेडियस इंक्रीज करोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी इस वाले पॉइंट पर जहां हम पहले थे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी? इसके बेटा सरकमफेरेंस के आसपास, है ना, सरकमफेरेंस के आसपास। जब आप वायर की सरकमफेरेंस को कम लोगे, ठीक है, कम लोगे तो ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से एक दूसरे से बिल्कुल क्या होगा? क्लोज होगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक दूसरे से क्या होगा? क्लोज होगा। तो जब रेडियस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। बड़ा लूप ले लोगे, ठीक है, तो उसके इंटरनल किसी भी सेंटर के आसपास आप पॉइंट पर देखोगे तो वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो रेडियस ऑफ लूप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट बेटा वही डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हम इस लूप से जितना ज्यादा दूर जाएंगे, ठीक है, हम इस लूप से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, समझ गए भाई। मैग्नेट से जितना दूर भागोगे उसका फोर्स आप कम एक्सपीरियंस कर पाओगे, मैग्नेट के जितना करीब जाओगे, क्लोज जाओगे, उसका फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे, समझ गए। चलो आगे, क्लॉक फेस रूल, ठीक है। क्लॉक फेस रूल क्यों पढ़ेंगे अब ठीक है। क्लॉक फेस रूल हम इसलिए पढ़ेंगे कि जब हमने भैया कोई ऐसा कंडक्टर लेना है जो कैसा हो? एक लूप के फॉर्म में हो, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो या तो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, ठीक है। तब जो है वो एक मैग्नेट बनेगा, तो मैग्नेट में उसकी कौन सी नॉर्थ की पोलैरिटी होगी, कौन सी साउथ की पोलैरिटी होगी, तो इसको समझते हैं, ठीक है। एक वायर है, वायर में हमने सबसे पहले करंट फ्लो कराना है क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कराना है? क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराते हैं और इधर हमने एरो ऐसे बना लेना है, करंट इधर जा रहा है, घूम करके करंट इधर जा रहा है और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देना, बन गया एस। तो हम फ्रंट साइड से अगर देखें तो इस साइड से हमें दिख रहा है कि करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो जो बेटा फ्रंट फेस हमारे सामने जो होगा उस पर बनेगी साउथ पोलैरिटी और जस्ट इसके पीछे कौन सा बनेगा? नॉर्थ पोल, ठीक है ना। वही बात होगी ना, जो साइकिल का पहिया अगर गोल गोल घुमाए उसको हम इस साइड से देखें कि वो बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, फ्रंट साइड से, और हम घूम करके जाकर के अगर उसको बैक साइड से देखें तो इधर से तो वो हमें ऐसा लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो साउथ पोलैरिटी इन द फ्रंट फेस जनरेट होगी, जस्ट बेटा इसके बैक साइड कौन सी पोलैरिटी जनरेट होगी? नॉर्थ, ठीक है। दूसरा भाई इधर देखो, अगर हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना है, ठीक है, इधर ऐसे, तो इन एरो को ऐसे बना लेना, इधर एरो को ऐसे बना लेना और ये लाइन को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करना है, ऐसा लग रहा है कि एन बन गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोलैरिटी होगी जब करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल, ठीक है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट आपके फ्रंट फेज में क्लॉकवाइज होगी तो साउथ पोल फॉर्म्ड होगा और जब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रंट फेज में एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नॉर्थ पोल फॉर्म्ड होगा, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों पढ़ा? देखो इसके लिए पढ़ा, ठीक है। तीसरे टाइप का कंडक्टर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है बेटा? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को ऐसे राउंड राउंड टन्स के फॉर्म में क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे वो देखा ना स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग बिल्कुल समझ लो वो सोलेनॉइड है, बस उसमें करंट फ्लो करा देना है ना। और उस मटेरियल की जगह कौन सा लेना है आपको? कॉपर का वायर। तो थिन कॉपर वायर लेना हो या थिक कॉपर वायर, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि जो वायर है, ठीक है ना, वो कैसे होने चाहिए? टन्स के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। टन्स बना लेने हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो मैनी नंबर ऑफ टन्स, और इनके दोनों एंड्स हम एक बैटरी या फिर सेल से कनेक्ट कर देंगे। तो बेटा अब इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्लॉक फेस रूल। ठीक है, बिल्कुल इजी सा मेथड मैं बता रहा हूँ। राइट हैंड थंब रूल से भी बेटा हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, बट वहां पर हमारे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इजीली मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है, तो वो है क्लॉक फेस रूल। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो सोलेनॉइड समझ गए क्या होगा, ये देख रहे हो सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड का ना एक एंड को हमें इस तरफ से देखना है, तो ये सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। अब इस सर्कुलर शेप को ऑब्जर्व करना है कि इसमें जो करंट है वो हमने देखा कि ये बैटरी का हमने बना दिया भाई, देखो पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है देखो ऊपर की तरफ, और ये ऐसे घूम करके करंट इधर, फिर इधर, फिर इधर। आपको इसका एक एंड ऑब्जर्व करना है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट ये जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, तो ये इस तरह से जा रहा है, ऐसे पहले इधर फिर इधर, तो ऐसे घूम करके ऐसे जा रहा है, तो हमें तो लग रहा है ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज फ्लो करने का मतलब अब भी हमने पढ़ा, इधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। ठीक, और अगर आप इसी को उस तरफ से देखोगे कि जो इधर से क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो उधर से कैसा लगेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में कौन सा पोल जनरेट होता है, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा बिल्कुल सेम एज इट इज बार मैग्नेट की तरह होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा आपकी ओरिजिनेट होंगी, साउथ पोल पर टर्मिनेट होंगी, और ये बीच में बिल्कुल ये क्लोज कर्व बना के वापस से साउथ पोल में जा रही हैं। ये जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिल्कुल सेम बना देना, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह, दैट्स ऑल। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल है, जो ये शो कर रहे हैं कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के, वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एंड पॉइंट पर स्ट्रांग होगी और मिडिल पर क्या होंगी, वीक, क्योंकि एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज, और मिडिल पॉइंट पर एक दूसरे से हो रही हैं सेपरेट, और अंदर जो है पैरेलली बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं साउथ टू नॉर्थ। तो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो कौन से भाई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। पहला फैक्टर करंट। करंट तीनों में कॉमन है, करंट को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगी, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, चाहे वो लूप हो, चाहे वो ये सोलेनॉइड हो। समझ गए ना। तो जब हम कहता करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये जो टर्न्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे 5, 10, 15, नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। एंड थर्ड फैक्टर इन नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, ये जो वायर है सोलेनॉइड हमने तैयार किया है, इसका अगर हम मटेरियल अलग अलग लेते हैं, देखो भाई अलग अलग मटेरियल्स की बात मैं यूं करूं कि सभी मटेरियल्स जो मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं, करंट से ही हो रहे हैं मैग्नेटाइज्ड, करंट इनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो कुछ क्या होते हैं भाई, हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, कुछ वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी पर। ठीक है, मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो नेचर ऑफ कोर मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, वो एक प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन बेटा 2023 में पूछा गया था, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, सिंपली बता देना है। ठीक है, ए सोलेनॉइड इज अ डिवाइस विच मेक्ड बाई इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ठीक है, वाई टन्स। ओके, ठीक है बेटा, मेरी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है, वीक है ना, बट आप लोग होशियार हो, समझ जाओ कि सोलेनॉइड क्या होती है। कि जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को ओवरऑल क्या करते हैं, ऐसे टन्स के फॉर्म में बना देते हैं, छल्ले बना देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, सोलेनॉइड बन जाती है ना मेरे वॉरियर्स। लिख तो आप दो गई, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे। When does a solenoid behave as a magnet? वो एक मैग्नेट की तरह कब बिहेव करती है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इट। तो ये सोलेनॉइड है। ठीक, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कब करेगी, जब बेटा हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, करंट फ्लो कराएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा, करंट जा रहा है इधर की तरफ, है ना, करंट जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है,
तो करंट इधर की तरफ जा रहा है, इधर से सपोज दैट मान लो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो यहाँ साउथ पोल बनेगा और यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो हमने जो सोलेनोइड बनाई है वो इस तरह से डिजाइन की है कि इधर से जाने वाला करंट हमको इधर से दिखाई देगा क्लॉकवाइज, तो करंट जा रहा है उधर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा कैसा होता है सोलेनोइड का, सेम एज वार मैग्नेट की तरह। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहाँ आती हैं, साउथ पोल में। कहाँ आती हैं, साउथ पोल में। ठीक है, और इधर बेटा साउथ पोल में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। समझ गए, ये पैटर्न हमें वहां पर ड्रॉ कर देना है। चाहो तो एक बैटरी लगा सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव सेल लगा देते हैं। ठीक है, V वोल्ट का। क्लियर है, चलो आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, कुछ कुछ दिखने में बिल्कुल सोलेनोइड की तरह है। ठीक है, क्या करना है, वही इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को एक हमें कोर लेनी है, किसकी, सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर्स के वायर को क्या कर देना है, बाउंड कर देना है। ठीक है, लपेट देना है। ठीक है, टन्स बना देने हैं, तो वो बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है कि जब हम एक लॉन्ग कॉइल को इंसुलेटेड कॉपर वायर से लपेट देते हैं, व्रैप्ड कर देते हैं। ठीक है, व्रैप्ड करने के बाद जब उसमें भाई करंट पास कराते हैं तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है। अगर हम इसको जो अंदर यूज कर रखा है ना सॉफ्ट आयरन कोर, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बेटा बेंड कर लें तो ये यू शेप की मैग्नेट बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, यू शेप की मैग्नेट बन जाएगी। इसको तो यूज करने में थोड़ा आसानी रहती है। अब देखो नॉर्थ पोल इसका एक तरफ, साउथ पोल एक तरफ, तो कभी कोई पार्टिकल बेटा रिपेल हो रहा है उसे अट्रैक्ट करना तो हमें इधर घुमाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कोई पार्टिकल उधर से रिपेल करना, अगर उसको अट्रैक्ट करना होगा तो उसको इधर घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करना है, इसको यू शेप में बना लिया। ठीक है, यू शेप में बना लिया। अब इसकी दोनों पोलैरिटी एक ही तरफ हो गई। ठीक है, इधर और इधर है ना, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। ठीक है, तो इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे एक सोलेनोइड की तरह। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ही हम करंट को फ्लो कराते हैं वैसे ही इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। बेटा जैसे ही करंट स्टॉप, करंट गायब, तो मैग्नेटिक फील्ड भी गायब। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी गायब। तो ये बोलते हैं ना कि ये टेम्परेरी है, जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है, जब करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड गई। ठीक है, तो इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, ये टेम्परेरी मैग्नेट बोली जाती है। दूसरी बात बेटा, हम इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम चाहते हैं कि ये हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर बेटा एक ऐसा मटेरियल हो जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है कि भैया इसमें जो तार लपेटे हुए हैं वो तो काम कर ही रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, और जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसने भी आके सहारा लगा दिया कि भाई हमें भी ले लो, हम भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सहारा इसने भी लगाया और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया। तो दोनों ने मिलके, वायर्स ने और सॉफ्ट आयरन कोर ने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया और हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसलिए बेटा हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। ठीक, फैक्टर वही, पहला फैक्टर कॉमन फैक्टर करंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर आप करंट की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ टन्स। देखो भाई कितने डेंस फॉर्म में नंबर ऑफ टन्स लगा रखे हैं। ठीक है, मोर विल बी द नंबर ऑफ टन्स, मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टन्स से। सेम फैक्टर है सोलेनोइड का। ठीक है, तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। ये दोनों जो पोल्स हैं इनके बीच में जो गैप है बेटा, ठीक है, इसको बोलेंगे एयर गैप बिटवीन द पोल्स। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो गैप है ये अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और ये गैप अगर बेटा आपका ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप बिटवीन द पोल्स। ठीक है, एयर गैप बिटवीन द पोल्स। अब इसके बारे में और आगे बात करते हैं। देखो
जैसे ही हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, है ना, डिक्रीज करेंगे डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, गैप बढ़ा दोगे पोल्स के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, गैप कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब तक करंट तभी तक मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक ठीक। अब इसका कंपेयर करते हैं भाई बार मैग्नेट से, ठीक है। बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि जब एक बार उसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर दी भाई उतनी ही रहती है। ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट है। साथ ही साथ इसमें हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है फिक्स है। करंट की वैल्यू को डिक्रीज करके डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा हमें यूज में चाहिए हम वैसी इसकी मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई, वहां नहीं ऐसा कर सकते हैं। तीसरी बहुत कॉमन बात, ठीक है, इसकी बेटा पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं हम। करंट की डायरेक्शन को अगर इधर से फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है देखो नॉर्थ पोल, इधर बन रहा है साउथ पोल। करंट की डायरेक्शन को बेटा हम रिवर्स करा दें, ठीक है, पॉजिटिव उधर और नेगेटिव इधर कर दो, करंट करेगा उधर से इधर की तरफ फ्लो, तो पोलैरिटी बेसिकली ये चेंज हो जाएगी, उधर क्या आ जाएगा नॉर्थ, इधर क्या आ जाएगा साउथ। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके पोलैरिटी को भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। परमानेंट मैग्नेट की बेटा जो पोलैरिटी एक बार बना दी जाती है लाइफ टाइम बेटा उसकी पोलैरिटी वही रहती है, हम इसको चेंज नॉर्थ साउथ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझाता हूँ। मान लो ये परमानेंट मैग्नेट है बेटा, मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, ठीक है, इसको बीच से तोड़ दिया तो ये दो मैग्नेट बनेंगी, ठीक है। ये टुकड़ा तोड़ के इधर कर दिया और ये इसका पीस तोड़ के हमने इधर कर दिया, इधर था इसके नॉर्थ पोल और इधर था इसके साउथ पोल। तो क्या होगा, ये मैग्नेट बेकार हो गई, नॉर्थ और साउथ को हमने जुदा कर दिया, है ना, अलग कर दिया इनको, नहीं भाई इनको अलग तो कर दिया लेकिन उन्होंने अपना दूसरा दूसरा बना लिया, है ना, जैसे तुम लोग करते हो, ठीक है। दिल पे मत ले जाना बात, है ना, जो कर रहा हूं मजाक है, ये सब चलता रहता है। देखो भाई नॉर्थ गया अलग, आ गया यहां पर साउथ, साउथ गया अलग, आ गया यहां पर नॉर्थ, ठीक है। तो दो मैग्नेट बन गई, एक मैग्नेट को सेपरेट आउट किया तो ऑटोमेटिकली जो पोलैरिटी थी पहले से उसके अपोजिट पोलैरिटी वहां पर डेवलप हो जाएगी, नॉर्थ थी तो यहां पर साउथ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलो वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, क्या चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, समझ में आया ना ये। चलो आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा ना सिंपली यहां से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, किन फैक्टर्स पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ना, लिख देंगे करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन देम। दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के बीच में बेसिकली 3 से 4 पॉइंट दिमाग में रखो कि जो काम भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट कर सकती है वो परमानेंट नहीं कर सकती है। क्या, पोलैरिटी चेंज हो सकती है इसमें, करंट के डायरेक्शन को जब हम अल्टर करेंगे चेंज करेंगे, है ना। दूसरी बात ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड गायब, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट सेटअप हो जाती है, ठीक है भाई। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम हाई लो भी कर सकते हैं, ठीक है, करंट की वैल्यू को हाई और लो करके, ठीक है। तो बेसिक से 3 से 4 पॉइंट है, सब होशियार हो, ठीक है। वो क्वेश्चन ज्यादा बनता है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस का, ठीक है। तो डिफरेंस टेबल में हम बेसिकली 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, सब होशियार है। चलो आगे देखते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट फ्लो करता हुआ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। अब देखो एक करंट फ्लो करता हुआ कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो भी खुद एक मैग्नेट होता है। और अब जब एक मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आओगे तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे का भाई फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी, आइदर एट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव, ठीक है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा भाई, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो एक सेटअप दिखाते हैं, इस सेटअप में क्या किया हमने, एक कंडक्टिंग रॉड ली, ठीक है, और कंडक्टिंग रॉड में करंट फ्लो कराया। तो ये जो कंडक्टिंग रॉड है वो खुद भी क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई, ठीक है, वो खुद भी क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई, ठीक है। और ये जो मैग्नेट बन गई है ना, वो मैग्नेट हमने कहाँ रखी, एक पहले से ही हमने एक एक्सटर्नल सेटअप लगा रखा है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और
साउथ, दोनों पोलैरिटी है बेटा। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट है इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही यहाँ पर सेटअप होगी। हम लेकर के आए कंडक्टर, जैसे ही उसमें करंट फ्लो कराया तो उसने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की, तो क्या हुआ, ये वाला कंडक्टर भैया फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा। हम जानते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है, मूव करती है, टेंड्स टू मूव, ठीक है। द कॉज ऑफ मोशन, मोशन के पीछे रीजन क्या है, फोर्स। फोर्स क्या करता है, मोशन करती हुई बॉडी को स्टॉप कर देगा, स्टॉप करती हुई बॉडी को मूव कर देगा। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया, इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो ये क्या करने लगेगी बेटा, मूव करने लगेगी। अब ये फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम लोग निकालेंगे बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखो क्या करना है, हमें अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि जो हमारा थंब है, फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है, म्यूचुअली एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए इस तरह से, ठीक है। थंब अपवर्ड, ये मिडिल फिंगर और ये फोर फिंगर। तब बेटा जो हमारी ये तीनों फिंगर है ये हमें किस किस डायरेक्शन में अलाइन करनी है, देखो ये जो फोर फिंगर है इसको बेटा आपको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है इसको आपको रखना है बेटा करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और जिस डायरेक्शन में आपका थंब हो जाएगा तो थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कंडक्टर उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बनता है कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे, ऐसे स्ट्रेच करना ना कि दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच में क्या हो, 90 डिग्री एंगल बने, इस तरह से ऐसे करना है ना, ठीक। तो प्लेस द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पहले से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने सेटअप कर रखी है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, साउथ पहले से फिक्स है, ठीक है। फिर जो दूसरा कंडक्टर आप लेकर के आओ उसमें करंट फ्लो कराओगे, करंट की डायरेक्शन हम जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन बेटा मिडिल फिंगर रखनी है। तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो थंब हमें क्या देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब हमें उस फोर्स की डायरेक्शन देगा जो फोर्स वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। अब यहां पर देखो ये जो कंडक्टर है इसका पॉजिटिव पोलैरिटी ये है, ठीक है, करंट का पॉजिटिव ये रहा, और यहां से करंट फ्लो करते हुए ऊपर गया, ठीक है, यहां से करंट फ्लो करता हुआ बेटा ऊपर गया, ठीक, यहां से करंट फ्लो करता हुआ ऊपर गया, नीचे आया, अब इसमें करंट जा रहा है इधर, ये ठीक है, इसमें करंट बेटा फ्लो कर रहा है इधर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। लगाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, नॉर्थ से साउथ, ऊपर की तरफ। और ये जो करंट है वो इधर से जा रहा है नीचे, यानी इधर की तरफ करंट कहाँ जा रहा है बेटा, इधर की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है। तो जो मिडिल फिंगर है उसको हमने करना उधर, ठीक। अब हमारा थंब कहाँ जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ, कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ड, ठीक है। तो सपोज दैट ये कंडक्टर है, ये थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही बेटा कंडक्टर में इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये कहाँ मूव करेगा, अंदर की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही करंट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, करंट चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये कंडक्टर वापस से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि हमने भाई जानते हैं जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कौन, कंडक्टर, तभी तक तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। जब कंडक्टर स्विच ऑफ, सॉरी, जब करंट इसमें से स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट गायब, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी गायब, तो अब ये नॉर्मल बिहेव करेगा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें अप्लाई करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई 2024 में आया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो और बताओ भैया कि इसमें जो पार्टिकल है क्या दे रखा है, कंडक्टर दे रखा है ए बी, ठीक है, ये कंडक्टर है ए बी, इसको नाम देते हैं ए बी, ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें बेटा जो करंट है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ। तो ये जो कंडक्टर है इसकी फोर्स की डायरेक्शन बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा उस तरफ, फोर फिंगर उस तरफ करनी है, मिडिल फिंगर बेटा हमें ऊपर करनी है इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अब देखो हमारा थंब कहाँ हो गया, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, थंब कहाँ हो गया, अंदर की तरफ। तो ये जो कंडक्टर है फोर्स हमारा कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, टुवर्ड्स द, ये क्या है भाई, बोर्ड, टुवर्ड्स द बोर्ड लिख सकते हो, कॉपी पर आप क्या लिखोगे, टुवर्ड्स द पेज, या सिंपल आप लिख सकते हो इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड
डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है, क्वेश्चन ही कुछ ऐसा पूछा है कि भाई देखो अल्फा पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? अल्फा पार्टिकल होता है जिस पर डबल ऑफ प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के, या सिंपली जानो भाई पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ, आई नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है बी, ठीक है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है बी, आई इस बार नीचे की तरफ है। तो अब लगाओ लेफ्ट हैंड रूल, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर फिंगर उधर, करंट नीचे की तरफ, अब थंब आ रहा है बेटा बाहर की तरफ, आउटवर्ड है ना। तो ये जो पार्टिकल है फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, इनटू द पेज अंदर की तरफ, या आउट ऑफ द पेज बाहर की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, बाहर की तरफ, ठीक। आगे नेक्स्ट, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आगे चल करके हमें ना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ने हैं, ठीक है, हाउस होल्ड में हमारे वायरिंग कैसे होती, कैसे सर्किट बनाए जाते हैं, ठीक है, और कौन सा करंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। तो इसलिए बेटा हम थोड़ा सा एसी और डीसी में कंपेरिजन देखते हैं, क्या एसी होता है और क्या डीसी होता है। देखो एसी करंट और डीसी करंट में, देखो जो डीसी करंट होगा बेटा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाला करंट होता है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है, कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और एसी करंट बेटा ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन एक इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा साइकिल देखो, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, फिर हाफ पॉजिटिव फिर हाफ नेगेटिव। तो एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से क्या करता रहता है ये बेटा? अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये वेव बन रही है, ठीक है, क्या बन रही है? वेव एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की। तो हमारे इंडिया में जो एसी की बेटा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में फ्लो करता है वो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो था एसी और डीसी का इंट्रोडक्शन। दूसरा, डीसी करंट बेटा हमें मिलता है सेल से, बैटरी से, ये इसके सोर्सेस हैं, सेल और बैटरी से जो करंट हमें मिलता है वो डीसी होता है। और एसी करंट हमें मिलता है बेटा जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जनरेटर्स हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वहाँ पर एसी करंट जनरेट किया जाता है, ठीक है। हमारे घरों में भी हमारे पास एसी जनरेटर्स होता है, ठीक है, एसी जनरेटर्स होते हैं। वो कौन सा करंट हमें देते हैं? एसी करंट देते हैं। और पावर प्लांट में कौन से जनरेटर लगे होते हैं? एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कौन होगा? पावर प्लांट और एसी जनरेटर, ठीक। थर्ड बात, डीसी करंट रिपल्सिव फोर्स होता है। इसका नेचर कैसा होता है? रिपल्सिव होता है, ठीक है। रिपल्सिव का मतलब है कि अगर कोई डीसी करंट फ्लो करता हुआ वायर है, हमने उसको कर लिया टच, ठीक है, हमने उसको कर लिया टच, तो वो वायर जो है हमारे हाथ को क्या करेगा? दूर फेंकेगा, ठीक है। हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो हमें दूर फेंकेगा, ये उसका नेचर है। तो आप ये कह सकते हो कि डीसी करंट से शॉक लगने के चांसेस क्या रहते हैं? कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉक नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा हाई डीसी को अगर आप टच करोगे तो आपका हाथ एकदम झुलस जाएगा, जल सकता है, ठीक है, आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दोनों ही क्या है? खतरनाक हैं। लेकिन बात करें इसकी डीसी की, तो ये रिपल्सिव होता है। इसमें क्या होगा? आप अट्रैक्ट नहीं होगे उसकी तरफ एकदम से, वो आपको क्या करेगा? दूर फेंकेगा। और एसी करंट क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है कि अगर आपको एसी ने एक बार पकड़ लिया तो आपको छूटने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी तरफ क्या हो जाओगे? आप अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वो रिपल्सिव फोर्स और ये अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। उससे ज़्यादा खतरनाक एसी करंट होता दोनों ही है, ठीक है। डेथ के चांसेस बेटा इसमें ज़्यादा होते हैं। शॉक अगर इसमें लग गया तो बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डीसी पकड़ लिया तो हमें करंट नहीं लगे, लेकिन हम बहुत लो वोल्टेज लो करंट डीसी को अगर हम पकड़ लें तो हमें कुछ नहीं होता, इवन हल्का फुल्का शॉक लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ अगर उतने ही वोल्टेज और करंट का एसी करंट आपने पकड़ लिया तो आपका समझो काम हो गया, ठीक है। आगे फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चन बेटा बनता है कि एसी करंट जो है, सॉरी डीसी की बात चल रही है, डीसी करंट जो है वो मोर पावर लॉस, इसमें बेटा पावर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। मोर पावर लॉस का मतलब बेटा ये हुआ कि जब हमें एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर करंट को फ्लो कराना है, ठीक है,
एक लॉन्ग डिस्टेंस पर करंट फ्लो करा, यानी सपोज दैट मान लो हम इस कमरे में हैं और हमने एक डीसी सोर्स वाला फैन चला रहे हैं, ठीक है, और वायर की लेंथ है 1 मीटर, तो बेटा आपने भी देखा होगा फैन चलेगा बहुत तेज, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमें जाना है भाई 3rd फ्लोर पर, तो वही फैन को हमें इसी डीसी सोर्स से 3rd फ्लोर पर चलाना है। जो डीसी का सोर्स है, सेल या फिर बैटरी, उसको यहीं रखना और 3rd फ्लोर तक वायर की लंबाई बेटा कर देना कितनी, जो भी आपकी, ठीक है, 50 मीटर 60 मीटर जब वायर की लेंथ कर दोगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन आप इतनी डिस्टेंस तक डीसी करंट को लेकर के जाओगे तो बहुत ज़्यादा पावर का लॉस होगा, ठीक है। डीसी बैटरी आपकी दे रही है डीसी वोल्टेज जैसे मान लो 200, और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो भैया रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 50 वोल्टेज या फिर 60 वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बेटा पावर का लॉस हो जाता है, और वो कैसे हो जाता है, हीट के फॉर्म में, ठीक है, वायर हो जाएगा हीट अप और हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाएगा। एसी करंट में बेटा क्या रहता है, पावर का लॉस कम रहता है, लेस पावर लॉस, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है। देखो कि भाई एक शहर से दूसरे शहर में एसी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, एसी के वायर्स पड़े हुए हैं, और पावर प्लांट से जो एसी करंट जनरेट हो रहा है वो कहाँ आ रहा है भाई, बहुत दूर से हमारे घरों तक आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि 400 वोल्टेज या सर्टेन 200 वोल्टेज का एसी बनाया गया, तो हमारे घरों तक आते आते बहुत कम पावर लॉस होता है, ना के बराबर कि जैसे वहाँ पर 200 वोल्टेज का एसी करंट बनाया गया तो वो हमारे घरों तक आते आते सिर्फ 190 वोल्टेज हमें मिल जाएगा, ठीक है, 190 वोल्टेज मिल जाएगा। क्यों, देखो होता क्या है, वहाँ पर हाई वोल्टेज पर लो करंट को ट्रांसमिट कराया जाता है, ठीक है, और जब हमें अपने घर में वो करंट लेना होता है तो बाहर लगा होता है क्या, ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, फिर से उस हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज एट हाई करंट में। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हाई वोल्टेज लो करंट पर लाया जाता है, क्योंकि करंट जब लो होगा तब वायर्स में हीट क्या होगी, कम जनरेट होगी, और कम हीट की वजह से एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, वो हायर क्लासेस की बात है, ठीक है। बस इतना माइंड में रखना कि लेस पावर होता है एसी में, इसीलिए हम इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, और मोर पावर लॉस होता है इसलिए हम इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, चेंज ऑफ वोल्टेज कैन नॉट बी पॉसिबल। इसमें वोल्टेज का चेंज हम पॉसिबल नहीं कर सकते। जैसे एसी में क्या होता है, हाई वोल्टेज एट लो करंट फ्लो करा दिया लॉन्ग ट्रांसमिशन पे, जहां पर उसको एप्लीकेशन में लेना है फिर से हमने क्या कर दिया, वोल्टेज लो कर दिया, करंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, डीसी में हम वोल्टेज को चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए तो इसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एसी में हम वोल्टेज का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड लो वोल्टेज एट हाई करंट, और ये काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर को पढ़ना है हायर क्लासेस में, ये बेसिक से पॉइंट अभी हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन पूछा है ना, देखो सीबीएसई 2023 में, व्हाई इज एन एसी कंसीडर्ड टू बी एडवांटेज ओवर डीसी लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। लॉन्ग ट्रांसमिशन में हम डीसी को प्रेफर क्यों नहीं करते, ठीक है, एसी को ही प्रेफर क्यों करते हैं, तो सीधा सीधा सा इसका आंसर होगा बेटा ये 4th और 5th वाला पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस टेबल माइंड में रखनी है। 4th और 5th वाला पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि डीसी को इसलिए नहीं करते और एसी को हम इसलिए करते हैं, ठीक है, तो ये एडवांटेज होगा एसी का ओवर डीसी। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हम जो अपने भाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं घरों में, तो कौन सा करंट ले रहे हैं, एसी करंट ले रहे हैं, और एसी सर्किट्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, तो डोमेस्टिक में हमारे जो घरों में सर्किट्स बने हुए हैं थोड़ा सा वो समझते हैं। देखो एक ना होगा लाइव वायर, एक होगा न्यूट्रल वायर, ठीक है, लाइव वायर का कलर बेसिकली हम लोग रेड रखते हैं और न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक, ठीक है, कॉमन सी बात है, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप न्यूट्रल वायर में, आई थिंक वाइट येलो कुछ भी। तीसरा वायर जो यूज़ किया जाएगा वो ग्रीन वायर, अर्थ वायर, इसको बाद में समझेंगे। देखो लाइव वायर क्या होता है, रेड कलर का, जिस वायर से करंट आता है, ठीक है। अब हमें जैसे सपोज दैट अपने घर में करंट लेना है तो एक वायर को, एक केबल को पोल से सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रिक पोल से, और वहाँ से करंट आएगा, तो उस केबल में बेटा 2 वायर होंगे, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, तो लाइव वायर से करंट आएगा, ठीक है। तो लाइव वायर क्या होता है, जो करंट को लेके आता है, और सबसे पहले क्या लगाना है, एक मेन फ्यूज, ठीक है, मेन फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। मेन फ्यूज की जो रीडिंग रहती है वो अप्रॉक्स 15 एम्पियर के अराउंड रहती है, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर हमारा लोड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लगेगा ये मीटर, पढ़ रखा हमने भाई, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमें अपनी बिल की रीडिंग देगा। इस मीटर के बाद मेन स्विच, ठीक है, यहाँ से हमारे घर में जितने रूम हैं, हमें जितने भी सर्किट लगाने हैं, फैन चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, वहाँ से हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पैरेलल वायरिंग में, ठीक है। तो ये पैरेलल वायरिंग हो गई, आगे चल के एक स्विच ये हो गया, ठीक है, ये ऑन करोगे आप तो ये अप्लायंस रन करेगा, फिर उसके आगे करंट जाएगा, ये स्विच ऑन करोगे आप तो ये अप्लायंस रन करेगा, फिर उसके आगे ये वाला स्विच ऑन करोगे तो ये वाला अप्लायंस रन करेगा, ठीक है। अगर आपको बीच वाले की ज़रूरत नहीं है तो इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है, बाकी के रन करते रहेंगे, क्योंकि करंट जो है वो इस वाली ब्रांच से फ्लो करते हुए बिल्कुल एट लास्ट, इसको ए और बी मानते हैं तो ए बी टर्मिनल में फ्लो करेगा, तो वो करंट यहाँ भी आएगा, सपोज दैट I1, यहाँ आएगा करंट सपोज दैट I2, और यहाँ आएगा करंट सपोज दैट I3। अगर हम इसको स्विच ऑफ करते हैं तो सिर्फ यहाँ करंट रुकेगा, आगे फ्लो करेगा, और आगे वाला अप्लायंस जो है वो इसकी वजह से स्टॉप नहीं होगा। तो ये पैरेलल का एडवांटेज है, हम अपने घरों में पैरेलल वायरिंग कराते हैं, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे अर्थ वायर की, तो अर्थिंग क्यों करते हैं, ठीक है। अर्थ वायर को जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, उनकी बॉडी से टच कराते हुए और एक कॉमन वायर जो है उसको ले जा करके हमें अर्थ में डिप कर देना होता है, ठीक है। ये बेटा हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देखो जो भी हाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, आयरन, रेफ्रिजरेटर और हाई पावर कंजप्शन अप्लायंस जैसे एसी, कूलर, ठीक है, ये सभी बेटा क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हाई पावर अप्लायंसेस हैं, ठीक है, इनमें लार्ज करंट जो है ये ड्रेन करते हैं सर्किट से, ठीक है। तो बाई चांस हुआ क्या, सपोज दैट मान लो कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है और इस आयरन में दो वायर कंपलसरी है, एक लाइव वायर है उससे करंट आएगा और वो इस आयरन के सर्किट से होते हुए न्यूट्रल वायर से वापस चला जाएगा, ठीक है, सर्किट कंप्लीट। अब हुआ क्या, सडनली ये आयरन बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई तो इसकी बॉडी में कोई हल्का फुल्का एक्सेस सा करंट आ गया, ठीक है। अगर हम इसको टच कर देंगे तो ये बॉडी में क्या करेगी, हमें शॉक लगाएगी। जैसे कभी कभी होता है हम फ्रीज का, रेफ्रिजरेटर का गेट ओपन करें तो हमें हल्का फुल्का शॉक लगता है, क्योंकि इसकी बॉडी में क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है, कि कहीं पर कोई ना कोई वायर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। या फिर हम वॉशिंग मशीन में जब हम यूज़ करते हैं तब हम देखते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश के ड्यूरिंग जब हम उसमें बेटा हाथ डालते हैं तो हमें क्या होता है, वाइब्रेशन सा फील होता है, ठीक है, शॉक लगता है। तो वो सब क्या होता है, उन सब से बचने के लिए, ठीक है, देखो इन भाई साहब के करंट लग गया, तो इन सब चीज़ों से ना बचने के लिए, शॉक लगने के लिए जो एक्सेस करंट आ गया है बॉडी में, उसको क्या निकालना है, इस बॉडी से निकाल के बाहर फेंकना है। तो एक तीसरा वायर जो अर्थ वायर ग्रीन कलर का होगा वो हम इसकी मेटल बॉडी से क्या कर देंगे, टच कर देंगे, और उसको कहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, देखो भाई जितने भी हाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो सब 3 प्लग स्विच में आ रहे हैं, ठीक है। उसका जो आपका सबसे ऊपर वाला होगा थिक कलर का प्लग, उसमें हमें उस वायर को क्या कर देना, अटैच कर देना। तो जो एक्सेस करंट बॉडी में आएगा वो कहाँ चला जाएगा, उस वाले प्लग में चला जाएगा, ठीक है। और वो जो वायर है वो कहाँ है हमारा, ऑन एंड द लास्ट कहाँ जाएगा, अर्थ में। तो ये जो करंट है वो सब कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। देखो भाई कैसे, ऐसे सपोज दैट ये वाला अप्लायंस है, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है और ये हमें लगा रहा है शॉक, तो इसमें जो एक्सेस करंट आया वो अर्थ वायर से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है, और हमें शॉक लगने से बच जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे जितने भी हाई पावर वाले अप्लायंसेस है वो सब 3 प्लग स्विच में आ रहे हैं। 3 प्लग का मतलब है कि जो सबसे ऊपर थिक वाला प्लग है वो क्या कर रहा है कि अगर कोई भी एक्सेस करंट है तो उसको निकाल करके सर्किट में देगा, ठीक है, और सर्किट से वो अर्थ वायर हमने अर्थिंग कर ही रखी है घरों में, ठीक है। तो जब भी घरों में आप वायरिंग कराएंगे ना तो अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो हम एक सेफ्टी पर्पज़ है, हमारे लिए एक सेफ्टी है, ठीक। चलो आगे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, जब भैया लाइव वायर और अर्थ वायर, सॉरी, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाए, टच, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाएंगे तो टच होने से बेटा क्या होगा, एकदम से स्पार्क होगा और आग लग जाएगी। इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, सिंपली टचिंग ऑफ लाइव वायर विद अ न्यूट्रल वायर, ठीक है। और आग क्यों लग जाएगी, देखो भाई जब दोनों टच करेंगे तो वहां पर एक हाई रेजिस्टेंस क्रिएट होगा सर्किट में, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो हमने पढ़ रखा है जूल्स लॉ में,
H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हीट इंक्रीज होगी और वायर्स हीट अप होंगे, और हीट अप होने की वजह से बेटा क्या होगा, सर्किट में आग लग जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब ये बेटा शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होगी, जैसे ऊपर जो इंसुलेशन होती है प्लास्टिक की, आइदर जब वायर्स पुराने हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिमूव हो जाती है, और हल्का फुल्का अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच हो गया तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस सडनली इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने से हीट बढ़ जाती है और बेटा कॉज फायर। ठीक, नेक्स्ट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है कि जब एक ही सर्किट में बहुत सारे अप्लायंसेस को हमने लगा रखा। अब भैया इस सर्किट की कैपेसिटी है कि ये सर्किट मान लो कि 5 एम्पियर करंट दे सकता है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट दे सकता है, तो हम उसमें कुछ ऐसा अप्लायंस चलाए ना जो 5 एम्पियर रेटिंग का हो। अब हमने ज़बरदस्ती लगा रखे हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है, अप्लायंसेस लगा रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से ज़्यादा करंट को खींचेंगे, ड्रेन करेंगे। अब इसकी कैपेसिटी जब 5 एम्पियर है और करंट आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि जैसे 15 एम्पियर 20 एम्पियर करंट यहाँ से लिया जा रहा है इस सर्किट से, तो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। ठीक है, तो करंट क्या हो गया, सर्किट की कैपेसिटी से बाहर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, जूल्स लॉ में बेटा हमने पढ़ रखा है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो जब ज़्यादा करंट बढ़ेगा, ठीक है, तो हीट बढ़ेगी, है ना। ये वायर्स क्या होंगे, इस सर्किट के बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे। ठीक है, और इनके ऊपर की इंसुलेशन मेल्ट होगी और सडनली क्या होगा, आग लग जाएगी, कॉज फायर। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग है। जितनी वही कैपेसिटी है उस सर्किट की, जैसे वो 5 एम्पियर रेटिंग के पर्पज से बनाया गया, तो उसके 5 एम्पियर रेटिंग वाले ही अप्लायंसेज आप उस पर रन करें। कोई हाई पावर वाला अप्लायंस है, जैसे उसको 15 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको 15 एम्पियर करंट देने वाले सर्किट से ही यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट। अब बेटा इन दोनों चीजों से, तो इन दोनों प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस बनाई गई, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है ना, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है या ओवरलोडिंग होती है तो सर्किट हमारा क्या होता है भाई, डैमेज हो जाता है, वहां पर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, उससे हमारे अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो उनको भैया बचाने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, बेसिकली एक बेटा सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम सर्किट में सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, देखो भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये हो गया सिंबल। ठीक है, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को डिजाइन करते हैं। इसकी एक डिजाइन है, इसमें हम क्या करते हैं भाई, फ्यूज बनाने के लिए लेते हैं थिन कॉपर वायर, थिन कॉपर वायर, और ये वायर बेटा कैसा हो सकता है, टिन प्लेटेड, टिन प्लेटेड थिन कॉपर वायर। ठीक है, और इसको एक ग्लास ट्यूब में एनक्लोज कर देते हैं, ग्लास ट्यूब में एनक्लोज कर देते हैं। अब भाई देखो ये हमारे सर्किट को, है ना, या फिर उस सर्किट से जो अप्लायंस रन कर रहा है उसको बचाता कैसे है ना, कैसे एक सोल्जर की तरह काम करता है। देखो सपोज दैट, मान लो भाई हमने एक वायर है, उसमें से जो करंट आ रहा है, मान लो सपोज दैट आई करंट, और हम उससे एक कूलर चला रहे हैं और मस्त आराम से ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। ठीक है, कोल्ड एयर। अब भाई ये जो कूलर है, इसकी जो करंट की रेटिंग है, ठीक है, वो है 10 एम्पियर। इसको चाहिए 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर, मस्त ये कूलर चलेगा, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। सडनली मान लो हुआ क्या, एकदम से करंट आ गया ज़्यादा, 15 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, तो जब करंट एकदम से ज़्यादा आ गया तो भाई ये हो जाएगा खराब। ठीक है, सपोज दैट, या फिर जहां पावर स्टेशन से करंट आ रहा है वहां एकदम से कभी कभी क्या होता है भाई, वोल्टेज एकदम से हाई हो जाते हैं, तो हाई करंट एकदम से आ जाता है। या कहीं भाई हमारे सर्किट में आगे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए या कहीं ओवरलोडिंग हो जाए, तो कहीं पर क्या हो भाई, एकदम से फायर लग जाए, तो ये क्या होगा, पाथ जो होगा करंट का वो डैमेज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एक हाई करंट एकदम से अगर आ गया तो वो हमारे भाई कूलर को खराब कर सकता है। फिर हम कैसे खाएंगे ठंडी ठंडी हवा। अब देखो ये क्या करेंगे भाई, इस प्रॉब्लम को फेस आउट करने के लिए लगा देते हैं भाई इसके रास्ते में फ्यूज। किसके रास्ते में फ्यूज, कि भाई जिस रास्ते से करंट आ रहा है, करंट कौन रास्ते से आता है भाई, लाइव वायर से। किससे आता है, लाइव वायर से। तो उसी वायर में बेटा हम क्या करेंगे, इस फ्यूज को लगा देंगे। तो फ्यूज जो है बेटा वो ऑलवेज लाइव वायर में सीरीज में कनेक्ट होगा। अब ये फ्यूज क्या करेगा, 10 एम्पियर रेटिंग का कूलर है, ठीक है, इसको 10 एम्पियर करंट चाहिए, तो इसी रेटिंग का हम फ्यूज लगाएंगे। सपोज दैट 10 एम्पियर का करंट यहाँ इस फ्यूज से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको परमिशन देगा कि भाई 10 एम्पियर करंट यहाँ से निकलो। 11 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब सडनली मान लो कि जैसे ही करंट एकदम से इंक्रीज हुआ,
ठीक है, 15 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर करंट आपका जो है एक्सटर्नल सर्किट से एकदम आया, तो ये फ्यूज क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। जैसे ही बेटा करंट इंक्रीज होगा, फ्यूज वायर क्या होगा, हीट होगा, और भाई इस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट रहता है लो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है लो, ठीक है। दो बातें याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड थिन कॉपर वायर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, तुरंत फ्यूज क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से हमारे सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जो एक्सेस करंट है, बढ़ा हुआ करंट है, वो आगे फ्लो होने से रुक जाएगा, है ना। खुद तो डैमेज हो जाएगा, बस भाई साहब हमारे कूलर को डैमेज होने से बचा लेगा, ठीक है। तो भैया इस तरीके से हम अपने अप्लायंसेस को, ठीक है, ये जो शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, यानी बस क्या है कि जो हाई करंट एकदम से आ जाता है, उससे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, उनको बचाने से हम रोक सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो भाई ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन गायब है इसमें, तो बिंदास बस इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझ लो, कैसे फ्लेमिंग्स रूल, मैक्सवेल रूल अप्लाई करना है, क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आज के ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ आए होंगे। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।